India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता पर संविधान पीठ ने की सुनवाई। वादी के वकील प्रशांत भूषण ने कहा, चुनावी बॉन्ड से भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग को मिलता है बढ़ावा, कॉर्पोरेट चंदा का खुलासा करें। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान से किया जवाब तलब। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा, दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक कारण पराली जलाना। सवाल के लिए कैश विवाद में हुआ महुआ मोइत्रा ने मीडिया घरानों के खिलाफ मानहानि केस वापस लिया। निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई पर चलेगा केस। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कौशल विकास मामले में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को दी अंतरिम राहत। चिकित्सा आधार पर नायडू को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत। India Legal presents Courts Roundup. सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। ये बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की सुविधा प्रदान करती है। इस मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा कर रही हैं। सुनवाई के दौरान वादी की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने दलीलें दी। भूषण ने कहा कि आयकर अधिनियम में संशोधन से राजनीतिक दलों को ये खुलासा करने से भी छूट मिल गई है कि उन्हें किससे चुनावी बॉन्ड प्राप्त हुए। केवल केंद्र सरकार को पता है कि किसने किसे दान दिया है, क्योंकि वाहक बॉन्ड स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत इसलिए एसबीआई के पास रिकॉर्ड है कि किसने किस पार्टी को कितना दिया। भूषण ने कहा है कि चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए फर्जी कंपनियों के इस्तेमाल की संभावनाएं खोलता है। बता दें आपको कि ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक आदेश द्वारा राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट चंदा देने पर रोक लगा दी है और उन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट्स को राजनीतिक दलों को फंडिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यहाँ जो हम कर रहे हैं वह बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है। हमने 7.5% की सीमा हटा दी है। हमने विदेशी फंडिंग की अनुमति दे दी है। और भूषण ने कहा है कि इस बात के परिस्थितिजन्य साक्ष्य है कि चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल रिश्वत के रूप में किया जाता है और इस कानूनी दस्तावेज के जरिए आपने रिश्वत को वैधमाना बना दिया है। एक कंपनी जो कि किसी विशेष राजनीतिक दल में निवेश कर रही है, वह इस उम्मीद के साथ ऐसा करती है कि ऐसे धन का प्राप्तकर्ता उसे फायदा पहुंचाएगा, चाहे वे सत्ता में हो या फिर जब सत्ता में आए। अब चुनावी बॉन्ड का उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और एफसीआरए के उल्लंघन और राजनीतिक दलों को अवैध योगदान के लिए जाना बेहद आसान है। प्रशांत भूषण ने कहा कि बॉन्ड इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि पैसा गुप्त रूप से कई हाथों से गुजरते हुए अंतिम लाभार्थी राजनीतिक दल तक पहुंच सके, जिससे कि अपारदर्शिता बढ़ती जाए, साथ ही साथ अपारदर्शिता की और परतें बन जाए। साथ ही आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना भी हो। कॉर्पोरेट को ये भी खुलासा करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने अपने बैलेंस शीट और खातों में किसको योगदान किया है। प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जांच समूह संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना की एक जांच रिपोर्ट में वेदांता और केंद्र सरकार के बीच बैकरूम लॉबिंग का खुलासा हुआ है, जहां पर पर्यावरण नियमों को वेदांता के पक्ष में संशोधित किया गया
वेदांता बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण दानकर्ता रहा है। वेदांता को कई खनन अनुबंध मिल रहे हैं और ये राजनीतिक दलों को राजनीतिक बॉन्ड के सबसे बड़े दाताओं में से एक हैं। वहीं निजाम पाशा ने कहा है कि हम विदेशी निवेश को शक की निगाह से देखते हैं और लेकिन हमें किसी विदेशी इकाई को बॉन्ड खरीदने और देश चलाने वाली इकाई में निवेश करने की अनुमति देने में कोई समस्या नहीं है। Proviso at the bottom of that highlighted part, provided that where the nominal value of the share capital is within the limit specified under FEMA or rules or regulations made thereunder, then notwithstanding the nominal value of the share capital of a company being more than 1/2 of such value at the time of making the contribution, such company shall not be a foreign source. So if you are a subsidiary of a foreign company and you own even 100% of the shares of your subsidiary, provided it is within FEMA, it's not regarded as a foreign source. Secured not less than 1% of the votes polled in the last general election to the House of People or the Legislative Assembly, as the case may be, shall be eligible to receive the bond. So this itself restricts it to only those parties, not all parties are eligible, those who have received at least 1% vote, either in the Lok Sabha or in the State Assembly. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है। तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सब कुछ सिर्फ कागजों में हो रहा है, जमीनी हकीकत कुछ और है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में बड़ी संख्या में पराली जलाई जा रही है। न्यायालय ने पंजाब, यूपी, हरियाणा और राजस्थान को एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पूछा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए। शीर्ष अदालत ने दिल्ली और आसपास के राज्यों की सरकारों से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण देने वाले हलफनामे मांगे। सुनवाई के दौरान एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक हलफनामा देकर कहा कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी की दलील से संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण की समस्या हर साल हमारे सामने आती है, लेकिन AQI में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। पीठ ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संबंधित सरकारों से एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें वायु प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण हो। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की घटना सामने आई है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन आज प्रदूषण खराब स्थिति में है। केंद्र सरकार ने कहा कि प्रदूषण की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसमें बीते 3 साल और आज के मौजूदा हालात के बारे में बताया गया है। साथ ही प्रदूषण के कारकों के बारे में भी बताया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि कमीशन ने प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। बीते 2 दिनों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी है, लेकिन ये पिछले साल की तुलना में 40% कम है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रदूषण का मौजूदा हालात क्या है, AQI क्या है। इस पर कोर्ट को बताया गया कि आज भी AQI बेहद खराब स्थिति में है। इससे पहले 10 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने सर्दियों के मौसम के दौरान दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और पराली जलाने के मुद्दे के बारे में वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह की दलील पर संज्ञान लिया था। इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए स्थगित करते हुए उसने CAQM को इस बीच एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। अपराजिता सिंह प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित एक जनहित याचिका में एमिकस के रूप में सुप्रीम कोर्ट की सहायता करती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट तल्ख हो गया, कहा कि सभी चीजें सिर्फ पेपर पर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस समय दिल्ली में AQI अच्छी नहीं है। हम आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
महुआ मोइत्रा ने सवाल के लिए पैसे विवाद में मीडिया घरानों के खिलाफ मानहानि का मामला वापस ले लिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता को मोइत्रा के वकील ने सूचित किया कि वह केवल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहद्राई के खिलाफ राहत के लिए दबाव डालेंगी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह सवाल के लिए कैश विवाद से संबंधित उनके द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में मीडिया घरानों के खिलाफ राहत के लिए दबाव नहीं डालेंगी, यानी कि वे मानहानि केस वापस ले रही हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहद्राई के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को महुआ वापस नहीं ले रही है। मोइत्रा ने मुकदमे में 15 मीडिया आउटलेट और 3 सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जैसे एक्स, यूट्यूब और गूगल को प्रतिवादी बनाया था। जस्टिस सचिन दत्ता को मोइत्रा के वकील ने ये भी बताया कि दुबे और देहद्राई के खिलाफ मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा रही है। अदालत ने मोइत्रा के वकील से पार्टियों का एक संशोधित ज्ञापन दाखिल करने को कहा। मामले को 5 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सुनवाई के दौरान दुबे की ओर से पेश वकील अभिमन्यु भंडारी ने कहा कि मोइत्रा ने झूठी गवाही दी है और उन्होंने अपनी संसद लॉगिन क्रेडेंशियल भी साझा किए हैं। हालांकि मामले को सुनवाई के लिए फिर से अधिसूचित किया गया क्योंकि मोइत्रा के वकील ने कहा कि आज के लिए कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा रही है। मोइत्रा ने दुबे और देहद्राई के खिलाफ उन झूठे और मानहानिकारक आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया है जिनमें कहा गया था कि मोइत्रा ने संसद में प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत की मांग की। इससे पहले सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण अपने हितों के टकराव के दावों के बीच मोइत्रा की ओर से पेश होने से हट गए थे। मोइत्रा ने दुबे और देहद्राई और मीडिया को किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ कोई भी झूठी मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने या पोस्ट करने से रोकने की मांग की थी। उन्होंने 3 अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली अखबारों में दुबे और देहद्राई से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। मोइत्रा ने मुकदमे के निपटारे तक प्रतिवादियों के खिलाफ एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा और फोटो, वीडियो, पत्र और प्रकाशनों सहित सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पोस्ट की गई कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग की है। विवाद तब पैदा हुआ जब दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को एक शिकायत लिखी जिसमें आरोप लगाया गया कि मोइत्रा ने संसद में प्रश्न पूछने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली। इसके बाद मोइत्रा ने दुबे, देहद्राई और मीडिया हाउस को कानूनी नोटिस भेजा जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में व्यक्ति को बरी करते हुए कहा है कि बलात्कार का झूठा आरोप आरोपी को समान रूप से परेशानी, अपमान और क्षति का कारण बन सकता है, जबकि बलात्कार के मामले में दोषी सिद्धि केवल अभियोजक की गवाही पर आधारित हो सकती है। अदालत ने कहा कि उसके बयानों के मूल्यांकन में सावधानी और परिश्रम बरती जानी चाहिए। राजू और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है। हालांकि अभियोजक के साक्ष्य पर आमतौर पर विश्वास किया जाना चाहिए और उस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसे यौन उत्पीड़न के हर मामले में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की 3 जजों की बेंच पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहे थे और जिसने अपीलकर्ता की दोष सिद्धि को बरकरार रखा और उसने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई। इसने बताया कि ये कारक दृढ़ता के संकेत देते हैं कि जिसे बलात्कार के रूप में आरोपित किया गया वह सहमति से किया गया कृत्य हो सकता है। एकमात्र कारक जो संभावित रूप से इस सहमति वाले पहलू को बलात्कार के मामले में बदल सकता है वह अभियोजक की उम्र है और हालांकि मेडिकल साक्ष्य से पता चला है कि अभियोक्ता की उम्र 16 वर्ष से अधिक है। जहां तक बलात्कार के आरोप का सवाल है, अदालत ने कहा है कि हम आश्वस्त नहीं हैं कि इस मामले में बलात्कार का अपराध बनता है। नतीजतन अदालत ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376 के तहत बरी कर दिया।
झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में बैंक कर्मचारी के खिलाफ 2015 के बर्खास्तगी आदेश को अमान्य कर दिया है कि इसमें याचिकाकर्ता कर्मचारी को प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान करने में विफलता के कारण बैंक की जांच रिपोर्ट को गलत बताते हुए आलोचना की गई है, जिस पर बैंक में अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने सेवा से बर्खास्तगी की सजा को भी अत्यधिक गंभीर माना है। निर्णय झारखंड ग्रामीण बैंक की रांची मुख्य शाखा में क्रेडिट अधिकारियों के पद पर कार्यरत देवेंद्र प्रसाद यादव द्वारा दायर रिट याचिका के परिणाम स्वरूप आया है और बैंक के तत्कालीन मैनेजर ने बैंक के भीतर कथित धोखाधड़ी गतिविधियों के संबंध में 2 FIR दर्ज की है। हालांकि बैंक से जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण देवेंद्र प्रसाद यादव तय समय सीमा के अंदर जवाब नहीं दे सके। नतीजतन उन्हें बैंक द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और निलंबित कर दिया गया। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं द्वारा की गई कार्रवाई अवैध मनमानी और अधिकार क्षेत्र का अभाव है। दलील ये दी गई है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ ज्यादातर आरोप कथित तौर पर 1 दशक पहले हुए लेन देन से संबंधित है। इसके विपरीत उत्तरदाताओं ने दावा किया है कि बैंक ने याचिकाकर्ता को एक ज्ञापन जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। याचिकाकर्ता ने इस ज्ञापन का जवाब दिया है। हालांकि याचिकाकर्ता के जवाब से असंतुष्ट और कथित अपराध की गंभीरता को देखते हुए, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक को पर्याप्त वित्तीय नुकसान हो सकता है, विभागीय कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया गया। बर्खास्तगी की सजा को अत्यधिक कठोर पाते हुए न्यायालय ने विवादित आदेशों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा बैंक के तर्कों को पूरी तरह से गलत और कानून के अनुरूप नहीं पाते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को कम सजा देने के मामले पर विचार करने के लिए मामले को प्रतिवादियों को वापस भेज दिया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास कार्यक्रम घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें आपको कि न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव ने चिकित्सा आधार पर नायडू को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा था कि नायडू के खिलाफ कथित कृत्यों को सद्भावना और मुख्यमंत्री के रूप में उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में नहीं कहा जा सकता। इसीलिए उच्च न्यायालय ने माना था कि कथित अपराधों की जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने नायडू के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया था। नायडू के खिलाफ जांच एक ऐसी योजना पर केंद्रित है जिसमें कथित तौर पर कौशल विकास परियोजना के लिए सरकारी धन को फर्जी चालान के माध्यम से विभिन्न शेल कंपनियों में स्थानांतरित किया गया था, जो सेवाओं की डिलीवरी के अनुरूप नहीं थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 10 सितंबर को मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाने का केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं होने पर सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। पीठ ने DOPT को सभी राज्यों से जानकारी एकत्र करने और SIC में रिक्तियों को भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों के पहलू सहित एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में आइए समझते हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रणाली को, और इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स और यूनियन द्वारा RTI एक्ट के तहत बने हुए इंफॉर्मेशन कमीशन में वैकेंसीज भरने में असफल रहने के कारण अपनी नाराजगी जताई है। आइए जानते हैं RTI कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट किस तहत होता है। RTI के कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, जो एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर निर्भर करते हैं। इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किए गए एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 12 क्लॉज 3 के अनुसार है। कमिश्नर्स वो लोग होते हैं जो पब्लिक लाइफ में प्रसिद्ध हैं और उनके पास लॉ, साइंस,
सोशल सर्विस, जर्नलिज्म आदि जैसे क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव होता है। कमिश्नर्स का टर्म 5 साल या उनकी उम्र 56 साल होने तक जो भी पहले हो रहती है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स, फॉलो इंडिया लीगल। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.